देवेंद्र फडणवीस के पास स्टेबिलिटी है, उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी की स्टेबिलिटी है। एकदम है। उनका केतु दशा चल रहा था 7 साल, तो उनको इतना अप्स एंड डाउन्स दिखाया है, इतना दिखाया है। देवेंद्र फडणवीस का अलायंस एकनाथ शिंदे के साथ बनता है, अजीत पवार के साथ बनता है। क्या पार्टी सही जा रही है इस वक्त? एकदम कहते हैं समय समय का खेल है। तो आपकी जब अब समय अच्छा हो गया तो नो वे कि उनको अब कोई हिला पाएगा। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, कोई ऐसे नेता जिनसे उनकी नहीं बनती है, नहीं बनेगी? बहुत एग्रेसिव लोग हैं जो बातों बातों में कहते हैं हम ये कर लेंगे, भाषण देते बड़ी बड़ी चिक चिक के ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमारी तो ये सब उनको एकदम पसंद नहीं है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और नेताजी की कुंडली के इस अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही चहेते नेता तो हैं ही, साथ ही इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस की। तो ये एक ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बल्कि आरएसएस से भी इनका बड़ा जुड़ाव रहा है। आरएसएस से रहे हैं और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से जितना पॉलिटिकल टर्मोइल देखने के लिए मिला, उससे इनका जीवन भी बहुत प्रभावित हुआ। कभी सीएम की कुर्सी मिली तो कभी छीन ली गई, फिर मिली फिर छीन ली गई। लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या इस पद पर बने रहेंगे? क्या इस बार जो उनके अलाइज हैं वो उन्हें धोखा नहीं देंगे? पिछली बार आप जानते ही होंगे ऐसा हुआ था उनके साथ, जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा तो देवेंद्र फडणवीस की गद्दी भी चली गई थी। लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे आए और एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद की गद्दी मिल गई है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले समय में उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एस्ट्रो शमिष्ठा है। पहला सवाल हमेशा की तरह मेरा यही है, देवेंद्र फडणवीस कैसी पर्सनैलिटी है? जो हम मीडिया चैनल्स में उनकी छवि देखते हैं, उसके अलावा उनकी कुंडली उनके बारे में क्या बताती है? थैंक यू। दिस इज आई डोंट नो हाउ मेनी एपिसोड्स वी आर डूइंग एंड हम फाइनली देवेंद्र फडणवीस पे पहुंचे। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ उनका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 22 जुलाई 1970। बहुत यंग है वो, नागपुर में उनकी पैदाइश हुई थी और उस हिसाब से उनकी वार्गो की मतलब कन्या लग्न की कुंडली बनती है और उनकी राशि जो है वो है कुंभ राशि। पर जो मैं कह रही थी पवन कल्याण जी की वीडियो में कि पुष्या वाली कनेक्शन इनके साथ उनका बनता है, क्योंकि इनके 3 प्लैनेट कर्क राशि में और कर्क राशि में होता है पुष्या। इनमें से 2 ग्रह जो है 2 प्लैनेट उनकी पुष्या में बैठा हुआ है और तीसरा अश्लेषा में अलग है। तो जो पुष्या वाली वाइब्स है ये होती है कि हाँ मुझे करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। शुरुआत होती है बेबी स्टेप से। आप तो एकदम बचपन से ही कुछ समाज के लिए नहीं करने जाते, आप फैमिली में कुछ करना चाहते हैं सबके लिए। फिर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस बिल्डिंग में सबके लिए कुछ करना चाहते हो, उस सोसाइटी में उस मोहल्ले में कुछ करना चाहते हो। उसी का मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। मैं जुहू में कुछ 12-13 ईयर्स आई वॉज इन जुहू। तो जुहू में उस टाइम में मैं कह रही हूँ बहुत साल पुरानी बात, इट्स लाइक 1995-96। उस टाइम में मैं लगभग 12-13 साल में जुहू में थी। तो वहाँ पे उस टाइम में एक, अभी तो डिजिटल दौर आ गया है, एक सिर्फ जुहू वालों के लिए एक न्यूज़पेपर आती थी मंथली, उसका नाम था जुहू सिटीजन। और 2 पेजेस का मतलब अलग अलग साइड से होती थी, 2 ही पेज है उसमें और कुछ नहीं, बस 2 ही पेज। उसमें क्या हो रहा है, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है जुहू में और क्या अच्छा डेवलपमेंट होगा उसके बारे में। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ हुआ, मतलब एनी प्रोग्राम एनीथिंग, तो तीसरा पन्ना उसमें ऐड होता था, उतना ही। और उसको पूरे महीने में उसको पढ़ना है ना, एकदम मन लगा के मैं सब चीज़ पढ़ती थी उस टाइम में। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती थी देवेंद्र फडणवीस का नाम होता था। 1994-95 की बात कर रही हूँ, 96-97 उस टाइम में। ही वॉज एक्चुअली नॉट अ बिग लीडर, नॉट एट ऑल। लेकिन वो पारिवारिक राजनीतिक परिवार नहीं, वो एकदम नीचे के लेवल के कार्य करता थे। आप यकीन नहीं मानोगे, तब हमें नहीं पता था वो कौन है, क्या करेंगे क्या नहीं, बस हमें पता था कि बीजेपी की तरफ से ये एक इंसान है। और तब मैं महाराष्ट्र में उतनी पुरानी नहीं थी, तो मुझे लगता था फडणवीस कैसा ही लोग होंगे। फिर पता चला अच्छा ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लोग होते हैं फडणवीस। सो मैं सोची थी ये कौन है जो बीजेपी की हर एक चीज
बाद में पता चला बीजेपी के है। मुझे लगता था कि ये कोई तो कार्य करता है जो हर एक चीजों की जुहू सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, आपको क्योंकि आप जो जुहू का जो बीच है, बीच पे जो है आप रेती के ऊपर चलना इतना आसान नहीं होता है। आप इट्स वेरी स्लो एंड टायरिंग फॉर सीनियर सिटीजन। उन लोगों के लिए अलग से पार्क बनाना, बैठने की जगह बनाना, पूरे जुहू में 80% जो भी कुछ नई चीजों के लिए एक क्या बोलते हैं इनिशिएटिव लेना, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, दैट वाज बाय दिस गाय। और मैं सोचती थी ये है कौन, इसको कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो बेचारा लगा हुआ है तो भगवान कसम। एट दैट टाइम ही वाज वेरी यंग। इफ ही इज 1970 बॉर्न, एट दैट टाइम 90s में उनकी क्या एज होगी। और भगवान कसम मैं तब से उनके नाम को जानती थी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या होंगे। तो वहां से हमें पता चलता है उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये उनके बारे में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली जैसे उनकी फैमिली राजनीतिक फैमिली ही थी ऑलरेडी, बट अगर वहां के लोगों को ये चीज नहीं पता थी उनके बारे में, तो मतलब बेसिकली उनकी फैमिली से क्या रिलेशन है उसके बारे में नहीं पता था, तो मतलब ये तो काफी ग्रास रूट वाली बात हो गई, क्योंकि उन्हें तो परिवार से मिला था, नहीं भी कुछ करते तो इवेंचुअली उनको मिलता है। जैसे राहुल गांधी को मिल गया है वैसे ऐसे वाली नहीं, वो उन्होंने काम करके आया। आई एम टेलिंग यू, मैं हर चीज पे देखती थी कि हमारी ये जो नेता, हमारी यहाँ के कार्यकर्ता, जो भी जिस तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो, तो कार्यकर्ता ये करते थे, ये वो करते थे, तो सारे चीजें वहां पे लिखा होता था। और उसमें देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, या फिर ही टुक द इनिशिएटिव ऐसे लिखा होता था। और मैं सोचती थी पता नहीं कौन रूट लेवल का आदमी है भाई, लगा हुआ है इन सारी चीजों पर, क्या ही होगा, जो में सब अमीर लोग है वो क्या ही करना चाहेंगे, इतना डेवलपमेंट छोड़ो उसको। सो नाउ आई रिकॉल दैट पार्ट कि वो इंसान जब कुछ भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था वो क्या बनेंगे, ना हमें पता था वो क्या बनेंगे, बट ही वाज कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग। वो करते जा रहे थे अपना काम रूट लेवल से। तो बेसिकली उनका, जैसे आपने बोला पवन कल्याण के बारे में, ये सर्विस वाला वेरी मच वो एटीट्यूड है उनमें, वेरी मच। ठीक है, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने पिछले कुछ टाइम में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि थ्रू आउट ऐसा रहा उनके साथ कि वो आए सत्ता में, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर आई महाराष्ट्र में, लेकिन अलायंसेस सही नहीं बैठे, उद्धव ठाकरे अलग हो गए। लेकिन फिर फॉर्च्यून चेंज हुआ, फिर वापस एकनाथ शिंदे साथ आए, भले वो डेप्यूटी सीएम बने लेकिन फिर से सत्ता में आए। अब पार्टी फिर से जीत के आई, सबसे बड़ी पार्टी बनी और इस वक्त एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिकल टर्मोइल ने सबका ध्यान खींचा, इतना अप्स एंड डाउन्स किसी और स्टेट में हो ही नहीं रहा था पॉलिटिकली। लेकिन क्या अब वहां स्टेबिलिटी है? क्या देवेंद्र फडणवीस अब एक स्टेबल मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि अभी भी आप देखिए तो वहां चल ही रहा है कि अच्छा ठीक है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की मुलाकात हो गई, अजीत पवार, शरद पवार की मुलाकात हो गई, तो अभी भी हेडलाइंस वहां से बनी रही हैं। तो क्या स्टेबिलिटी है इस सरकार के पास? देवेंद्र फडणवीस के पास स्टेबिलिटी है? उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी की स्टेबिलिटी है? एकदम है। उनका केतु दशा चल रहा था 7 साल, तो उनको इतना अप्स एंड डाउन्स दिखाया है, इतना दिखाया है। केतु जो है ना, बस केतु सेक्रीफाइसिंग वाली चीज़ें है। केतु को आप कोई पट्टी नहीं पड़ा सकते हो, आप कोई घूस नहीं खिला सकते हो, कोई बड़े नहीं चलता है केतु में। तो केतु में तो आपको खोना ही है, लोग खोएंगे, जगह खोएंगे, धोखाधड़ी, सब कुछ केतु के महादशा में होता है। 95% लोगों के साथ केतु में यही होता है, सबके साथ भलाई ना हो। केतु के महादशा में जो बनता हुआ बात सब बिगड़ने लग गया है, उनको कुर्सी छोड़ना पड़ा, बहुत मन ही मन में उनका मन खराब हुआ। ये किसी के लिए भी बहुत ही बहुत ही डिमोरलाइजिंग चीज़ है। आपकी जो एक उत्साह होती है, एंथुजियाज्म, उसको किल कर देता है। तो ये सारी चीज़ उनके साथ होता गया, थोड़ा थोड़ा अलग पड़ गए, क्योंकि जो सीएम बनने के बाद वहां से निकल जाना पड़ता है, उसको कौन ही पूछता है मन ही मन में। सो ये सारी चीज़ को उनको झेलना पड़ा, बट वही है ना, करते जाना, सर्व करते जाना, कर्म करते जाना, ये सारे चीज पवन कल्याण में और उनमें ये एक चीज सिमिलरिटी तो है, करते जाना। पर पवन कल्याण जी में एक चीज है कि वो चीजें करते तो है, बनाते तो है, एक जगह पर पहुंचते हैं एंड देन ही गिव अप। पर इनमें नहीं है, ही विल नेवर गिव अप। पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस के साथ, क्योंकि उनकी आरती साइन में इतनी ताकत है, फिक्स साइन में, क्योंकि उनका राहु, उनका चंद्रमा सब फिक्स साइन में बैठा हुआ है, शनि फिक्स साइन में बैठा हुआ है, जिस वजह से है ना उनकी जो एक परसिवरेंस है चीजों को लेके बहुत बढ़िया, वो कोई छोड़ने वाले नहीं है। तो अभी उनकी कुर्सी
कोई नहीं छीन सकता है। उनका अगले साल से जो है, इस साल तो अच्छा ही है उनके लिए, मुझे कोई परेशानी नहीं दिखता है। उनका 2026 से फाइनली वीनस का, शुक्र का महादशा शुरू होने वाला है। शुक्र उनका सेकंड हाउस का मालिक है, सब कुछ है। और उनका अगर आप उनका दशमांशा चार्ट, एक होती है प्रोफेशन के लिए अलग से चार्ट, दशमांशा चार्ट देखते हो ऐसा लगता है जैसे बड़ा टेलर मेड है। 10th हाउस में सन एक्सॉल्टेड है, 7th हाउस में वीनस एंड सैटर्न, अपने साइन में सैटर्न बैठा हुआ है, राहु एक्सॉल्टेड है, केतु एक्सॉल्टेड, मतलब प्रोफेशनली दिस इज वन हॉरोस्कोप व्हिच सेज कि उनको नेम फेम सब कुछ मिलेगा। और एक बार केतु गया, नाउ दिस फेज स्टार्टेड, तो अभी उनको कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं हिला सकता है। इनफैक्ट अभी डे बाय डे लोग उनसे और ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, लोग उनकी जो पॉपुलैरिटी सब कुछ और बढ़ने लगेगा। तो उनकी कुर्सी में अभी कोई खतरा नहीं है। अप्स एंड डाउन चलती रहती है, पर वैसी कोई खतरा एकदम नहीं है। तो अभी उनका क्या फ्यूचर रहेगा उस पर तो हम बात करेंगे कि केंद्र के साथ क्या रहेगा, या यहीं पर रहेंगे, महाराष्ट्र के लिए ही रहेंगे, सर्व करेंगे। लेकिन जो सवाल मैं हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि जो भी पार्टीज अलायंसेस में बनी हुई होती है उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने जिनके साथ अलायंसेस बनाए हुए हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, क्या आपकी कुंडली उनके साथ कनेक्ट करती है, तभी तो आप सस्टेन करोगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो कुंडली की बहुत महत्व है ही। हम तो शादी भी करते हैं तो कुंडलियां मिला के करते हैं, क्योंकि उसी को आप, हाँ एकदम, आप सबसे बड़ा alliance वो है। लोग आजकल पार्टनरशिप करने जाते हैं, बिजनेस का डील करने जाते हैं, सोचते हैं कि अगर एक दो इंसान हो, ढेर सारे हो तो अलग हो जाती है कि उनके साथ कुंडली मैच कर रही है कि नहीं। जस्ट नॉट दैट मैरिज, पर्सनल पार्टनरशिप नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप में भी लोग कहते हैं कि ये इस डेट में पैदा हुआ था, मैं इस डेट में, चल रहा है ना, कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, चलेगा ना। एग्जैक्टली। तो इसीलिए इन जो भी पार्टीज हैं जो अलायंसेस में है, जिनकी पूरी जो गवर्नमेंट है वो अलायंस पे टिकी हुई है, जैसा कि महाराष्ट्र में है, अगर वहां से एकनाथ शिंदे अपना सपोर्ट खींच लें तो एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस का अलायंस एकनाथ शिंदे के साथ बनता है, अजीत पवार के साथ बनता है, क्या पार्टी सही जा रही है इस वक्त? एकदम, कहते हैं समय समय का खेल है। यही एक समय था जब उनको एकनाथ शिंदे के साथ कुर्सी, मतलब अपनी कुर्सी उनको देना पड़ा, और शेयर करने के लिए वो शेयरिंग इज केयरिंग वाली चीजें उनमें हैं। तो वो फ्लेक्सिबल है, इतनी रिजिडिटी वो दिखाते जहाँ पे काम में लगे रहना, परसिवरेंस दिखाते काम में लगे रहना, कंसिस्टेंसी में, पर वैसी रिजिडिटी नहीं है। क्योंकि वो जब आपके कर्क राशि इतनी एक्टिव होती है ना, कर्क राशि में वो चीज़ है कि चलो उसके लिए ठीक है, फिलहाल के लिए काम चला लेता है, वो रिजिडिटी नहीं है। उनका सूर्य कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो ये सारे चीज़ें उनमें है। और जब टाइम अच्छी होती है ना, तो सामने वाला की ये हिम्मत ही नहीं होता है, या फिर सामने वाले में वो स्ट्रेंथ नहीं होता है कि आपको अपोज करे। तो आपकी जब अब समय अच्छा हो गया तो नो वे कि उनको अब कोई हिला पाएगा, नो वे। तो और प्लस एक चीज बहुत अच्छी है उनमें कि इज वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि काम आपकी मेन एम वो है। आपकी एम ये नहीं कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई, वो बेकार का ईगो नहीं दिखाते हैं। हिज होराइजन इज वेरी 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 ब्रॉड, छोटी छोटी यहाँ से नहीं देखते, वो वहां तक देखते हैं। अगर वहां तक पहुंचने के लिए अभी कुछ छोड़ना पड़ रहा है, दैट्स ओके, गुड इनफ। तो उनको अभी कोई परेशानी मुझे एकदम नहीं दिखता है। उनका सेक्रीफाइस इवेंचुअली उनको देता है। उन्होंने पहले कुर्सी छोड़ी, इवेंचुअली उनके हिस्से कुर्सी आई, ऐसा। हाँ, आप उस हिसाब से कह सकते हो, पर उनकी, मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली बोलूंगी, उनका जो वीनस का महादशा शुरू हुआ है, वीनस सेकंड हाउस का मालिक भी है, वीनस उनकी दशमांश में शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि अपनी राशि में 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो कोalition एकदम इसलिए चला, सामने वालों को चला के रखना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न में जब वीनस और सैटर्न एक साथ दशमांश में बैठा हुआ है 7th हाउस में, मतलब सामने वालों को पता है कि इनके अलावा मेरा फायदा और कहीं पे नहीं है। ठीक है, ये तो फायदा नुकसान वाली चीजें पे बनी रहेगी। ठीक है, ये तो फायदा नुकसान वाली दोस्ती हो गई। लेकिन आपने कहा था कि जब हम पवन कल्याण की कुंडली की बात कर रहे थे कि वो हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, उनका फ्यूचर में अच्छा बॉन्ड हो सकता है, तो क्या चीजें हैं जो दोनों में सिमिलैरिटी है, कैसे उनकी फ्रेंडशिप हो सकती है? फ्रेंडशिप में तो वही, दोनों को एक ही चीज है कि वी नीड टू ब्रिंग द चेंज। और पवन कल्याण बहुत भावुक है, वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल है, ये बहुत हैप्पी सोल है। ये जो देवेंद्र जी, वो बहुत हैप्पी सोल है, वो खुश रहते, खुश रहना जानते हैं। वो खराब चीजें भी आया तो भूल जाते हैं, अच्छा ठीक है देख लेंगे। खराब चीजों के ऊपर, जैसे मैं बहुत ज्यादा देर डिप्रेस नहीं रह सकती हूँ, मैं कहती हूँ हो गया मेरा कोटा कंप्लीट, तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, हो कोटा कंप्लीट, अब हो गया, अब मुझे सोचना है कि इससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना है।
सो एक जो जो नेगेटिव फेज में वो बंद नहीं रहते हैं। तो इन दोनों की सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों की जो सर्विंग एक एटीट्यूड है, आइडियोलॉजी मैच तो करती ही है, सर्विंग एटीट्यूड है, और वो तो चलो स्टारडम से आए हैं, ये उस हिसाब से स्टारडम से नहीं आए। वो मैं कह रही थी जूहू सिटीजन वाली मैगजीन की बात, मंथली मैगजीन, वहाँ के काम करके यहाँ तक आए हैं। दोनों में यही एक चीज बड़ी कॉमन है। और देवेंद्र फडणवीस जैसा एक इंसान है, उनकी कुंडली अगर देखते हो, क्योंकि वार्गो है, उनकी सूर्य, उनकी बहुत अच्छी एक बुधादित्य योग बनती है उनकी कुंडली में 11th हाउस में। तो ये सारे चीज ये कहता है कि इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। अगर आपके साथ मेरी बहुत सारे लोग होता है, ठीक है आई मीन कौन सा इतना लेन देन है, नो, ही इज वेरी सपोर्टिव, मतलब इंस्पायरिंग जिसको कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस, इंस्पायरिंग। ठीक है। देवेंद्र फडणवीस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग, केयरिंग से भी ज्यादा मैं बोलूंगी इंस्पायरिंग। वो बहुत केयरिंग है, ये केयरिंग है, उससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग है, एंड कंसिस्टेंसी के साथ ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उनकी किससे नहीं बनती, और मतलब जनरली हम दोस्ती के बारे में बात करते हैं, बट मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पॉलिटिकली ऐसे कुछ नाम हैं जो मैं अभी कैमरा पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग करीब से जानते हैं, देखते हैं, वो समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो वो टर्मोइल दिखता है बहुत सारी जगह पे, एक ही पार्टी से होने के बावजूद सेम स्टेज नहीं शेयर करना, या ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हैं जो मीडिया में ऑलरेडी चलती हैं। पर लेकिन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, कोई ऐसे नेता जिनसे उनकी नहीं बनती है, नहीं बनेगी? पता नहीं, उस हिसाब से जितने हमने कुंडली की है उनमें से कोई आपको लगता है कि बिल्कुल मैच नहीं करता? अब देखो, राहुल गांधी के नाम तो मैं सबके लिए ले सकती हूँ, पर मैं बोलूँगी उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग पसंद नहीं है। बहुत एग्रेसिव लोग हैं जो बातों बातों में कहते हैं हम ये कर लेंगे, भाषण देते बड़ी बड़ी चिक चिक के, है ना, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारी तो ये सब उनको एकदम पसंद नहीं है। जो एग्रेसिव और बड़ी बड़ी बात करना, बोस्टिंग करना, ही डजंट लाइक ऑल दिस थिंग्स एट ऑल। ठीक है, ठीक है। तो वापस आते हैं उनके करियर के ऊपर। तो हमने बात की कि स्टेट में उनका फिलहाल स्टेबिलिटी आ गया है, पर क्या देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे? क्योंकि जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया था, एकनाथ शिंदे को कुर्सी दी गई थी, तब भी ये बहुत चर्चा का विषय बना था कि अब देवेंद्र फडणवीस शायद महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, वापस बीजेपी पावरफुल हुई, वापस से सीएम की कुर्सी पे देवेंद्र फडणवीस बैठे, लेकिन चेहरा फिर भी अनाउंस नहीं किया था बीजेपी ने। तो क्या उनके आने की संभावना है दिल्ली? क्या नई लीडरशिप में, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं कि अब ये प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी टेन्योर हो सकता है, तो आगे आने वाले समय में जब नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो क्या देवेंद्र फडणवीस आएंगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी मेंशन किया था, एक वो नेता हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, जिसका बीजेपी पे ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो क्या हम देवेंद्र फडणवीस को देखेंगे सेंटर में? यस, एकदम बिग यस फ्रॉम माय साइड। वही जो मैंने कहा कि एक होती है ना कुंडली हमारी, और उसको बहुत सारे अलग अलग टाइप के बनते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखना है तो एक कुंडली देखना है ना, आपकी शादी देखना है दूसरा कुंडली देखना है। करियर को देखने के लिए एक कुंडली होती है दशमांशा, जहाँ पे मैंने कहा वो बहुत ही बढ़िया, उनकी लग्न कुंडली से भी बढ़िया उनकी ये कुंडली है। तो जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी आपको अगर चाहिए ना, कि लोग आपको चाहते हैं, बहुत सारे नेता आए गए हैं, बहुत सारे लोग आए गए हैं, लालू भी आए, ये भी आए, वो भी आए, पर लोग आपको सच्ची में चाहते हैं। यहाँ से बैठ के कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपके नाम लोग जानते हैं, जैसे मोदी जी के बारे में है। तो ऐसे पॉपुलैरिटी होना और उस जगह पे पहुंचने वाली दशमांशा कुंडली है। देवेंद्र फडणवीस का जो करियर वाली कुंडली है ना, वो इतनी बढ़िया है ना, उसमें 10th हाउस में, प्रोफेशन के घर में जो आपकी स्टेटस होती है, रिकॉग्निशन होती है, उसके घर में सूर्य उच्च का बैठ रहा है। सूर्य आपको पता है कितना ब्राइट है, तो वो ब्राइटनेस जो है वो देने वाला है एकदम। अभी तो उनकी, आप जो कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि बीच में उनके नाम क्या नहीं लिया गया है, बीच में लगा कि उनको सेंटर पे ले आएंगे, फिर भी वहां पे इलेक्शन हुआ, उनका नाम नहीं लिया गया, बट स्टिल देन फाइनली ही बिकेम दिस वन। क्योंकि इतना कुछ चल रहा था, क्योंकि केतु इज स्टिल रनिंग, इसमें भी इतना कुछ मिलना, इट वॉज नॉट सो इजी, स्टिल इट हैपेंड, फाइनली ही इज द सीएम। तो आने वाले टाइम में अराउंड 2030, मिड ऑफ 2030, वहां से आप देखेंगे उनकी सुपर ग्रोथ शुरू हुई है। वो आप एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट बताइए कि कैसे भी उनकी जो उनके साथ उनका कोalition हुआ है, बीजेपी एंड शिवसेना, है ना, तो
किसी की हिम्मत नहीं होगी उनको कुछ क्या करना है, वो अभी चलेंगे और ऊपर और ऊपर, तो वो आने ही वाले, क्योंकि उनका जब गुरु का अंतर्दशा आएगा, चंद्रमा में गुरु का अंतर्दशा आएगा, इट्स लाइक पवन कल्याण, उनका चंद्रमा में गुरु का अंतर्दशा अच्छा करेगा, दैट इज गज के श्री योग का रिजल्ट देगा। इनका गुरु एंड चंद्रमा एंड मंगल, ये तीनों बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है जब जब आता है उनकी दशा में, भुक्ति में, कैसे भी हो। जब 2030 के आसपास से मंगल का शुरू होगा, वहां से ही आप देखेंगे कि उनमें बहुत बढ़िया एक चीज आ गई, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ नए नए स्कीम ला रही है, व्हाटएवर, है ना। और 2032 से तो आप देखेंगे वो हो सकता है सेंटर में जाएंगे, सेंटर में तो जाएंगे ही जाएंगे। कहीं आप इस तरफ इंडिकेट तो नहीं कर रहे कि वो पीएम का फेज भी हो सकता है? बहुत संभावना है, बट एक बात बताओ, जिस क्योंकि आपने बोला था कि मुझे याद है पीएम मोदी की कुंडली जब हमने की थी तो आपने बोला था पीएम मोदी को अपना मनमोहन सिंह चाहिए। Yes. So are you indicating towards that? तो मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगी, आई मीन बिकॉज नहीं, आई एम नॉट वेरी न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। मैं बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं करती हूँ। व्हाटएवर आई सी एज पर द हॉरोस्कोप आई से इट, लाइक आई सेड इट, कि नहीं मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। अब उनका राजयोग बहुत ब्राइट है, इज व्हाट यू आर सेइंग। यस यस, बहुत ब्राइट है एंड ही इज गोइंग टू सी। हमने इस सीजन में जितने भी लोगों की बात की, इनमें से अन्नामलाई एक है, पवन कल्याण एक है और फडणवीस, ये तीनों तो सेंटर में जाना ही जाना है। आज जाएंगे, कल जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। खास तौर से पवन कल्याण का पता नहीं, पर खास तौर से ये दोनों, अन्नामलाई एंड देवेंद्र फडणवीस, दीज टू पीपल दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गो इन द सेंटर। अब सेंटर में उनकी रोल क्या होने वाली है एग्जैक्टली इस टाइम में बोलना तो ऑब्वियसली मुश्किल है, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे इंसान है जो सेंटर में जाएंगे तो कोई छोटी मोटी चीज पे नहीं जाएंगे, बड़ी चीज पे ही जाएंगे। पर सीएम बनना पता नहीं, क्योंकि इतना सर्विंग एटीट्यूड जब होती है ना, तो आप फिर किंग मेकर बन जाते हो, आप किंग नहीं बनते हो। पर हाँ, अगर वही जो मेरी थ्योरी है कि मोदी जी को कोई चाहिए जिनके थ्रू वो अपना सरकार चलाए, तो फिर शायद ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं अंत में एक सवाल आपसे करती हूँ, तो देवेंद्र फडणवीस अगर इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम नहीं होते, एक राजनीतिक परिवार में जन्मे हैं, तो राजनीति में नहीं आए होते, तो क्या होते? एडमिनिस्ट्रेटिव देखना, कुछ फाइनेंस में काम करना, ऐसा कुछ करते, मतलब फिक्स काम करना उनको, मतलब जॉब जिसको बोलते हैं, फिक्स काम में बैठे रहना। ऐसा नहीं है कि आज चेंज किया, कल कुछ और किया। बिजनेस में अलग अलग चीजें होती है। कंसिस्टेंसी मतलब जॉब जो आप हमेशा करते जा रहे हो, कुछ रियल एस्टेट से भी कमाई वमाई होना, ये सब कुछ करते हैं। बट आई डोंट थिंक ये सब पॉसिबल था, इम्पॉसिबल उनके लिए, क्योंकि इतना ज्यादा इतना ज्यादा सेवा भाव है ना, जिस वजह से दैट्स वेयर दे आर। क्योंकि आपको जब एक मैच्योर ब्रेन होती है ना, तब आपको लगता है कि नहीं नेता बनना बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मैं लगा रहूंगा, यहाँ वहां जाऊंगा, देन इट्स गुड। बट जब आप बहुत यंग होते हो, तब आप इतना कैलकुलेटिव नहीं सोचते, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी तो बोलते हैं पढ़ लिख के ये कर जा, वो कर जा, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, आपको पता होता है, एंड देन स्टिल यू डोंट डू इट, क्योंकि लगता है क्या ही है। तो आपकी भलाई बचपन में ही सब पता है कि नेता बन के अच्छा होगा, पर उसमें कंसिस्टेंसी दिखाना तब भी पॉसिबल होगा व्हेन यू हैव इट इन यू। आपके अंदर जब होगा तभी आप उस पर टिके रह सकते हो, और वो भी उस टाइम से, है ना, 90s से। अभी तो चलो सब कुछ ओवरनाइट हो जाती है, बट सो आई विल से ही इज समवन, वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम, कुछ रियल एस्टेट से कमाई उमाई, ये सब में लगे रहते हैं। चलिए, खैर अच्छा हुआ देवेंद्र फडणवीस वो ये नहीं कर रहे हैं, राजनेता ही बने। क्या पता बिल्डर बन जाते हैं। हमारे मुंबई में तो बिल्डर बनना बहुत बड़ी बात होती है। सो ही वुड बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। ओके, तो बात की हमने इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी कुंडली के बारे में, क्या उनका फ्यूचर है, ये भी प्रेडिक्शंस हमारे लिए एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, और नेताजी की कुंडली के अगले एपिसोड्स आप किन के बारे में देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।